नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौतम और आप सभी का स्वागत करता हूं आज के कार्यक्रम साहित्य सर्जन में। दोस्तों, कार्यक्रम साहित्य सर्जन जिसमें हम आपको हर सप्ताह ऐसे शख्सियत से, ऐसे साहित्यकारों से मिलवाते हैं जिनका जगत में एक नाम है। और आज ऐसी ही शख्सियत, ऐसी ही उभरती हुई लेखिका हमारे साथ हैं जिनका नाम है शिवांगी शर्मा जी। शिवांगी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस स्टूडियो में। धन्यवाद। मुझे भी बहुत बड़ी बात है मेरे लिए भी कि आपने मुझे यहाँ पर बुलाया मेरी इस पहली किताब के बारे में बात करने के लिए, ताकि मैं लोगों तक पहुँचा सकूँ। ये मेरे लिए भी बहुत बड़ी बात है। दर्शकों, एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि शिवांगी जी की ये पहली किताब है और शिवांगी जी एम्स्टर्डम में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में मैनेजिंग एग्जीक्यूटिव हैं। एंड इनकी फील्ड अलग होते हुए भी इन्होंने लिखना शुरू किया और इनकी किताब बहुत ही इंटरेस्टिंग, इन्होंने एक इसका टाइटल दिया है जिसका नाम है आई मेड अ बूबू। सच में, तो सबसे पहले शिवांगी जी मैं यही जानना चाहूँगा कि आपने आखिर इस टाइटल को ही क्यों चुना, आई मेड अ बूबू? क्योंकि जब आप टाइटल सोच रहे होंगी तो आई एम श्योर कि बहुत सारे टाइटल्स आपके दिमाग में होंगे और सजेस्ट भी किए गए होंगे, तो यही एक टाइटल क्यों? तो ये जो मेरी किताब है ये मेरे अपने मदरहुड, माँ बनने के एक्सपीरियंसेस पर है। तो ऐसी पेरेंटिंग पर, बच्चों को पालने पर बहुत किताबें हैं मार्केट में, मगर मैं जो किताब लिखना चाह रही थी वो मैं अपनी कहानी लिखना चाह रही थी कि माँ बनने पर मेरे दिमाग में क्या आ रहा है, कैसी फीलिंग्स हो रही हैं, मैं कैसे बदल रही हूँ एज अ पर्सन। तो मगर मैं इसको सीरियस तरीके में नहीं लिखना चाह रही थी। मैंने इसको काफ़ी मजाकिया तरीके में पूरी कहानी लिखी है। तो जो बुक का जो मैं टाइटल भी चाहती थी वो ऐसा ही मैं चाहती थी कि जिसको पढ़ के एकदम जो भी देखे वो ये समझ जाए कि ये एक तो ये माँ बच्चों पर है और दूसरा ये इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ये कोई गाइड बुक नहीं है कि प्रेगनेंसी की गाइड बुक्स जैसे आती हैं, वैसी बुक नहीं है ये। तो मैंने काफ़ी टाइटल सोचे, तो मेरे हस्बैंड ने फिर एक आइडिया दिया कि तुम कुछ ऐसा एक्सप्रेशन लो जो कि बच्चे बोलते हो ज़्यादा, और तुम वो बच्चा बनकर वो बोल रही हो। तो फिर उन्होंने ही बोला कि ऐसा क्यों नहीं बोलती जैसे आई मेड अ बूबू। उन्होंने ऐसे ही बोला और मैंने सोचा हाँ, बुक का नाम तो यही हो सकता है, आई मेड अ बूबू, क्योंकि आई मेड अ बूबू एक अंग्रेज़ी का एक्सप्रेशन है या फ्रेज़ है जिसका मतलब है कि मैंने एक बहुत गलती कर दी, कोई केयरलेस गलती, सिली मिस्टेक, जैसे बच्चे बोलते हैं कि कुछ गिरा दिया तो बोलते हैं आई मेड अ बूबू, मुझसे कोई गलती हो गई। तो मैंने भी इसमें अपनी लाइफ की पूरी रियलिटी दिखाई है कि मैं पहली बार माँ बनी हूँ, तो मैंने उसके एक्सपीरियंसेस लिखे हैं। मैंने गलतियाँ करी हैं बहुत, उन गलतियों से सीखती रही हूँ। तो मैंने बहुत गलतियाँ करी हैं और उसी का ये जो सिग्निफाई कर रहा है ये टाइटल कि आई मेड अ बूबू। और जो उसका सब टाइटल है वो ये कहता है अ मॉम हु हैड पेरेंटिंग ऑल सॉर्टेड अंटिल शी हैड अ बेबी। इसका मतलब कि मैं ऐसा समझती थी कि हाँ, मुझे सब पता चल गया है पेरेंटिंग के बारे में, मदर बनने के बारे में, बुक्स पढ़ने के बाद। मगर जब मेरा बेटे का एक्चुअली बर्थ हुआ तो सब कुछ बिल्कुल डिफरेंट था। जो भी मैंने पढ़ रखा था, जो भी मैंने देख रखा था, उससे बिल्कुल ही अलग अनुभव हुआ मुझे बिल्कुल। तो यही मैंने इसमें लिखा है कि मुझे उसके आने से पहले तक तो मैं बिल्कुल तैयार थी, पर एकदम जब वो आ गया तो मुझे बिल्कुल ही सब कुछ अलग था। तो वो ही इसका सब टाइटल बना है। तो अभी कितने, जैसे कि आपने कहा कि ये आपकी खुद की स्टोरी है, मतलब आपके एक्सपीरियंस है, तो आपका बेबी अभी कितने साल का हो गया है? अभी 3.5 साल का हो गया। अरे वाह, मतलब आपने इसको कहाँ से लेकर, मतलब उनके अपनी जो उसके बर्थ से लेकर 3.5 साल तक की पूरा स्टोरी आपने उसके अंदर एक्सप्लेन किया है कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई, क्या क्या अच्छी चीज़ें हुई और आपने उन प्रॉब्लम्स को कैसे ओवरकम किया। हाँ, मैंने उसके बर्थ से 2 साल तक का लिखा, क्योंकि मैंने लिखना शुरू किया था करीब जब वो 8 महीने का हुआ। तो तब मैंने एक्चुअली एक फ्रेंड को देखा, वो उसकी भी बेटी उसी टाइम हुई थी, और वो एज अ ब्लॉग उसकी पिक्चर्स डालता था जैसे हर हफ्ते कि वो कैसे बढ़ रही है। तो मैंने सोचा कि मैं लिखती हूँ, क्योंकि मैं वैसे भी लिखती ही थी, अपनी डायरी भी या ब्लॉग्स भी। तो मैंने उस हर एक्सपीरियंस को लिखना शुरू किया। तो फिर मैंने उसको बुक में बनाया, पर मैंने 8 महीने से शुरू करके 2 साल तक की उसकी लाइफ में जो हुआ और ज़्यादातर मेरी लाइफ में और मेरे हस्बैंड की लाइफ में जो हुआ वो लिखा। फिर मैंने इसको जब सबमिट करा पब्लिशर्स को, तो तब से लेके
उनको 1.5 साल लग गया इसको पूरा प्रूफ रीड और ये सब और बुक को निकालने में। तो आपका बेटा 2 साल से 3.5 साल का हो गया वो, मगर अब ये बुक आई है। अब ये बुक आई है और आई एम श्योर कि ये बहुत अच्छी बुक रहेगी और सभी दर्शकों को बहुत पसंद भी आएगी। तो एक और चीज़ मैं जानना चाहूँगा कि जैसे कि आपने कहा कि एक आपने जब बच्चा आपका पैदा हुआ तब से लेकर आपने 2 साल तक का एक्सपीरियंस इसमें शेयर किया, तो आपकी ज़िंदगी जो शादी से पहले और शादी के बाद किस हद तक चेंज हुई? बच्चा आने के बाद बहुत ज़्यादा, मतलब मैं बता भी नहीं सकती कि कितनी चेंज हुई। पहले बच्चा होने से पहले लाइफ का जो सेंटर होता है जो तुम्हारा, वो तुम खुद होते हो। मतलब मैं हमेशा ये सोचती थी कि मेरा करियर, मेरी जॉब, मतलब अपने बारे में ही हम सोचते रहते थे अपनी शादी से पहले कि हमारा क्या होगा, मैं क्या बनना चाहती हूँ लाइफ में, और मैं कौन सी कंपनी में काम करना चाहती हूँ। और फिर जब शादी हो गई तो दोनों का सोचने लगे कि दोनों कहाँ रहना चाहते हैं, घर का कैसा लेना चाहते हैं, ये सब। जब बच्चा आ गया तो और कुछ नहीं सोचते, सारा सिर्फ यही सोचते हैं कि हाँ बच्चे को क्या अच्छा, इवन छोटी छोटी चीज़ें, उसको क्या अच्छा लगेगा। बाहर जा रहे हो अगर तो कितनी बार ऐसा हुआ है मैं अपनी शॉपिंग करने जाती हूँ मगर मैं अपने लिए कुछ नहीं लेके आती हूँ, मैं उसके लिए ले आती हूँ। उसको नहीं भी चाहिए होता तो भी मैं ले आती हूँ कि हाँ ये उसको अच्छा लगेगा। जैसे उसको बहुत उसको ये बड़ी बड़ी क्रेन और ट्रक, फायर ट्रक देखने का बहुत शौक है। तो कभी भी मैं बाहर जाती हूँ और मुझे दिखता है और वो मेरे साथ नहीं होता तो मुझे याद आता है कि हाँ ये इसको पसंद है, होता तो मैं दिखाती। तो ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस की मेरे दिमाग में हमेशा ही वही चल रहा, इवन अभी भी 3.5 साल के बाद भी वही चल रहा होता है हमेशा कि कोई भी मैं चीज़ देखूँ, इस स्टूडियो में आके मैं लाइट्स देख रही हूँ तो मुझे वो याद आ रहा था कि उसको ऐसी चीज़ें बड़ी बड़ी देखनी बहुत पसंद है, तो वो कैसे रिएक्ट करता। तो सारी लाइफ उसके ही अराउंड। फिर तुम सोचते हो कि घर कैसा लें जिसमें कि बच्चा को जगह मिले खेलने की, कार कैसी लें जिसमें कि बच्चा आराम से बैठ सके, शाम को कहाँ जाएं, वहाँ जाएं जहाँ पर कि बच्चे के भी करने को कुछ हो। तो सारा कुछ उसी के अराउंड ही सोचते हो। पहले आप सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, उसके बाद एक मेहमान आ जाता है और आपके पास सब कुछ छोड़ के सिर्फ एक चीज़ बचती है कि आपको उसका ध्यान रखना है, उसके बारे में सोचना है। पर ये अच्छा भी बहुत लगता है क्योंकि इतनी देर तक तो अपने बारे में ही सोचते रहते हो और ऐसा तो है नहीं है कि सब कुछ हमारे हिसाब से ही होता है जो हम सोचते हैं। तो एकदम जब वो कैमरा का फोकस तुम्हारे बच्चे पर शिफ्ट हो जाता है तो वो अच्छा भी लगता है कि तुम किसी और के बारे में सोच रहे हो, किसी और की लाइफ के बारे में आगे का प्लान कर रहे हो। तो वो अच्छा भी लगता है कि तुम बिल्कुल अपने में इन्वॉल्व नहीं हो, तुम अपने हार्ट को एक्सपैंड कर रहे हो, बढ़ा रहे हो अपने हार्ट। चलिए आपके एक्सपीरियंस के बारे में हम धीरे धीरे आगे भी जानेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि आपकी जो बुक है आई मेड अ बूबू, इसके बारे में आप कुछ बताइए हमारे दर्शकों को, कुछ विस्तार से बताइए कि इसमें ऐसा क्या खास है जो हमारे दर्शकों को इसको पढ़ना चाहिए और इन्हें दूसरे रीडर्स जो बुक्स लिखते हैं या जो उन्होंने इस टॉपिक से रिलेटेड अगर बुक लिखी है तो उन्हें उस बुक में ये नहीं मिलेगा। ऐसा क्या खास है आपकी बुक में? तो मैं दर्शकों से यही कहना चाहूँगी कि इस टॉपिक पर, पेरेंटिंग, मदरहुड, बच्चे को कैसे पालना चाहिए, इस टॉपिक पर बहुत किताबें लिखी गई हैं, अनगिनत किताबें हैं, इंडिया में भी बाहर भी। पर ज़्यादातर जहाँ तक कि एटलीस्ट इंडिया का सवाल है, वो किताबें बच्चे पर आधारित हैं कि बच्चा कैसे बढ़ रहा है, कैसे उसका पालन पोषण करना चाहिए, कैसे या उसको फीड करना चाहिए, उसको बड़ा करना चाहिए, कैसी उसमें हैबिट्स डालनी चाहिए, ये सब। पर बहुत आइडियलिस्टिक और सीरियस किताबें हैं। तो मैंने जो लिखने का प्रयास किया है वो ये है कि मैंने अपनी कहानी लिखी है कि मेरे साथ हुआ क्या। मैं ये नहीं लिखा है कि क्या होना चाहिए, और मैंने कोई ज्ञान नहीं बांटा है इसमें कि बच्चा जब इतना हो जाता है तो उसके साथ ऐसा करना चाहिए और बच्चा ऐसे बढ़ रहा है। तो मैंने पूरा इसमें अपनी बिल्कुल कहानी लिखी है, जिसमें जो कि बिल्कुल सच्ची है और जिसमें गलतियाँ भी हैं। मैंने ऐसा नहीं दिखाया है कि मैं एक बहुत अच्छी माँ हूँ, मैंने बहुत गलतियाँ भी करी हैं, उनसे सीखी हूँ, रोई हूँ, अपने सारे इमोशंस दिखाए हैं इसमें। और उसको मैंने बहुत मजाकिया तरीके में लिखा है कि मैंने कुछ गलतियाँ कर दी। जैसे मुझे एक रात पता नहीं था कि बच्चे के कुछ रैश हो गया है, तो मैंने कुछ क्रीम लगा दी, मैंने बहुत ज़्यादा क्रीम लगा दी उसको, और वो निकली ही नहीं अगले दिन तक। तो मैं बहुत डर रही हूँ और मैं सारी रात जाग रही हूँ कि मैं उस कंपनी को फ़ोन करूँ, क्रीम वाली कंपनी को, कि अब मैं क्या करूँ इसका। तो इस तरह के जो भी मेरे अनुभव हुए और मैंने सीखा कि मैं गलतियाँ कर रही हूँ, वो सब मैंने इसमें लिखे हैं। पर फिर भी मैंने एक थीम ऐसे रखी है कि हर चैप्टर जो है उसमें
आपने पूरा बुक को चैप्टर वाइज डिवाइड chapter किया wise है, divide मतलब किया है। तो ये चैप्टर्स किस अकॉर्डिंग है? क्या वो उनकी बढ़ती हुई एज के साथ आपने चैप्टर्स लिखना शुरू किया या किस तरीके से चैप्टर्स हैं? हाँ, तो इसमें दो तरह के ट्रैक्स हैं। एक तो कि हाँ उसकी बढ़ती हुई एज के अकॉर्डिंग है, पर फिर भी मैं उसकी गतिविधियां नहीं लिख रही थी इसमें Okay. कि 4 महीने का हो गया तो अब हंसने लगा, या 8 महीने का हो गया तो रेंगने लगा, ऐसा कुछ नहीं मैं लिख रही थी, क्योंकि मतलब वो भी बहुत नीरस हो जाता वो है। एक्चुअली ऐसा। कॉमन है क्योंकि बहुत हर common, बुक में वो हाँ, देखने को तो मिल वो जाता नहीं है। मैं लिख रही थी, पर फिर भी क्योंकि कहानी बढ़ रही है तो उसमें ये एक ताल्लुक था कि अब बच्चा इतने का हो गया, अब बच्चा इतना बड़ा हो गया, पर मैं उसमें हर एक में एक थीम दे रही थी। तो जैसे कहानी शुरू होती है कि जब मैं अभी डिलीवरी का टाइम नहीं हुआ है और मैं वेट कर रही हूँ, तो जो डेट डॉक्टर ने दी थी तब भी नहीं हुआ है और 2 हफ्ते बाद उसकी डिलीवरी हो रही है। तो वहाँ से शुरू हो रहा है कि जो ये ड्रामा हो रहा है, मैं बार बार हॉस्पिटल जा रही हूँ कि किसी तरह से हो जाए। और मैं अपने हस्बैंड को बोल रही हूँ कि आप हर जगह लेट पहुँचते हो, तो ये आपका अंश आ रहा है कि आपका बच्चा भी लेट आने वाला है। तो वो सब वहाँ से शुरू होती है वो कि मतलब मैंने प्रेगनेंसी का नहीं लिखा है, मैंने ये यहाँ से लिखा है कि डिलीवरी के टाइम से लेकर, और फिर जब मैंने पहली बार बच्चे को पकड़ा और मेरे मन में क्या फीलिंग्स हुई हैं कि हाँ वो ऐसी फीलिंग तो हुई है जो कि मैं शब्दों में बयान कर ही नहीं पाई बिल्कुल भी, पर ऐसी फीलिंग भी हो रही थी कि मैं उसको देख रही हूँ कि वो दिख कैसा रहा है, कि मेरे मन में मैंने एक उसकी छवि बना रखी थी कि वो वैसा दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, तो वो भी आया मेरे दिमाग वो में। एक्सपेक्टेशन पर खरा उतरा जैसा आपने सोचा था? क्या वो वैसा था? हाँ, मतलब मैं बता भी नहीं सकती वो तो कि कैसा था, पर जैसे मैंने वो एक मजाकिया इंसिडेंट इसमें लिखा भी है कि जैसे नर्स ने बोला कि आपके बच्चे के घुंघराले बाल हैं, तो मैं बोल रही हूँ घुंघराले कैसे हो सकते हैं, मेरे बाल तो घुंघराले हैं ही नहीं है, आप तो गलत बच्चे को देख रहे हो और ये सब। तो ऐसा मतलब ये सब एक्सपीरियंस मैंने लिखे हैं। और फिर बच्चे को घर लाना, और तब कितनी ही अलग लाइफ हो जाती है जैसा कि आपने पहले सोचा भी नहीं था। और हम लोग खास करके जो हमारी जनरेशन है, न्यूक्लियर फैमिलीज में रहती है, दूर रहती है अपने पेरेंट्स से, हम लोगों का जो जितना भी हम सीखते हैं इंटरनेट से, बुक्स से, हम एडवर्टिजमेंट्स देखते हैं बच्चों के प्रोडक्ट्स की, जो पाउडर, टैल्क, ये सब होते हैं, उन पर हमेशा मॉडल्स दिखाएंगे, हंसते हुए बच्चे दिखाएंगे, हंसती हुई माँ दिखाएंगी, मेकअप हो रखा है, बाल सब ठीक है। ऐसा कभी भी नहीं होता है। मतलब मैं तो एक पहले के जो महीना या 1.5 महीना होगा वो तो ऐसे बीतता है कि जैसे पता नहीं क्या मशीन की तरह तुम चल रहे होते हो, आपने बाल संवारने का टाइम नहीं है, कुछ भी करने का टाइम नहीं पूरा है। आपको कंसंट्रेशन आपके बेबी पे रखना होता है कि आपको उसकी सेफ्टी ज्यादा जरूरी है, उसको पालना ज्यादा जरूरी है। तो ऐसा कभी भी नहीं हुआ था कि तो मैंने ये किताब में लिखा भी है कि कभी भी असली चेहरे नहीं दिखाए जाते हैं कहीं पर भी, कि माँ के मन में क्या जा रहा है। एक पोस्टपार्टम डिप्रेशन भी एक बहुत बड़ी चीज़ है जो कि काफ़ी मदर्स को हो जाता है, मुझे थैंकफुली नहीं हुआ था, पर वैसी चीज़ें कभी भी नहीं दिखाते हैं। हमेशा ऐसे दिखाते हैं कि बहुत सुंदर एक माँ है और बच्चा बिल्कुल खुश है और सब कुछ ठीक चल रहा है, ऐसा कभी भी नहीं होता है। तो वो जो एक्चुअल रियलिटी का एक्सपीरियंस मुझे हुआ, उस बारे में भी मैंने फिर लिखा है कि जब वो घर आ जाता है तो मैं कैसे मतलब मैं रात को सो नहीं पा रही, उसके साथ सो नहीं पा रही हूँ। आपने अपनी किताब में भी लिखा है कि जब रात भर वो जागते थे, आपका बेबी जब जागता था तो आप और आपके हस्बैंड में किस तरीके से नोक-झोंक होती थी, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। हाँ, वो हस्बैंड और मेरी नोक-झोंक तो हाँ काफ़ी रही है। मैंने लिखा है इसमें काफ़ी उस बारे में भी, पर मैंने एक लाइन ये भी लिखी है कि मतलब जितना प्यार मैं अपने हस्बैंड को और रिस्पेक्ट करने लग गई बच्चा होने के बाद, उतना मैं पहले नहीं करती थी, और पर जितना मैं गुस्सा भी करने लगी उतना भी पहले नहीं करती थी। तो दोनों फायदा और नुकसान एक साथ हुआ आपके हस्बैंड को? एक ही साथ हुआ है, क्योंकि हमारे अपने अपने ओपिनियंस, अब बच्चा तो बता नहीं पा रहा है कि वो क्यों रो रहा है। तो एक बार ऐसा हुआ भी, मैंने इसमें लिखा भी है कि वो रो रहा है रात को और हमें समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों रो रहा है। सब कुछ हो चुका है, दूध पिला दिया, सब कुछ हो गया, फिर भी उठ रहा है, कोई दर्द नहीं है, डॉक्टर को दिखा दिया, तो क्यों रो रहा है। तो हम दोनों ने एक इंटरनेट पर पढ़ी थी एक बेबी लैंग्वेज जिसको कहते हैं, कि आवाज़ बच्चे की अगर सुनो ढंग से तो वो कुछ 5-6 तरह की ही आवाज़ निकालता है, और उससे आप ये पता लगा सकते हैं कि वो क्या मांग रहा है, क्या कहना चाह रहा है।
पर वो सुननी बहुत मुश्किल है वो आवाज़ कि वो एक्चुअली में बोल क्या रहा है, क्योंकि वो तो ज़ोर ज़ोर से रोने ही लग जाता है। तो हमारे लिए कहाँ तक कारगर? हाँ, हमारे लिए बिल्कुल भी वो काम नहीं आई। हमने पढ़ी, पर हमारी उस बात पर नोक झोंकी हो गई कि मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं कि ये कह रहा है और मैं कह रही हूँ कि ये कह रहा है, और उस चक्कर में कि वो बोल रहे हैं कि नहीं इसको गर्मी लग रही है तो इसका ये जैकेट उतारो, और मैं बोल रही हूँ कि नहीं इसको ठंड लग रही है इसलिए रो रहा है। तो हम इसी चक्कर में हम लड़ते रह गए, और बच्चा तब तक सो भी चुका था, चुप भी हो चुका था। वो आपके झगड़ों को एंजॉय करके एंटरटेन होके सो गया। हाँ, और हम आपस में लगे रहे काफी देर तक। तो इस तरह के कई बहुत इंसिडेंट्स हैं जो आपकी बुक के अंदर मेंशन है। कोई एक ऐसा इंसिडेंट जो आपको लगता है कि उसको आप चाह के भी नहीं भुला सकती, और वो बहुत ज़रूरी भी है, अगर कोई दर्शक बुक पढ़ता है तो वो इंसिडेंट पढ़ना उसके लिए बहुत ज़रूरी है, ऐसा कोई बुक से रिलेटेड इंसिडेंट? हाँ, मैं एक इंसिडेंट हुआ था उसको जब वो 6 महीने का हुआ तो मैंने अपना जॉब छोड़ा नहीं था। तो मैंने एक मैटरनिटी लीव ले रखी थी, तो मुझे ये था कि मैं जाऊंगी ही उसके बाद जब बच्चा हो जाएगा मैं वापस जॉब ज्वाइन करूंगी ही। और इवन जब मैं प्रेग्नेंट भी थी तो मैं और कंपनीज के इंटरव्यू भी दे रही थी कि मुझे जहाँ भी अच्छी जॉब मिले मैं वहाँ जाऊँगी। मैं काफ़ी करियर ओरिएंटेड थी। पर जब वो 6 महीने का जब वो हो गया और मैंने सोचा कि चलो इसको अब डे केयर जो क्रैश होता है उसमें भेजा जाए, तो वहाँ उसको भेजा तो वहाँ वो सेटल नहीं हो पाया। मतलब वो तो सेटल हो जाता, मैं नहीं सेटल हो पाई। वो तो शायद एक दो हफ्ते में हो भी जाता जैसे वहाँ के सब लोग बोलते थे। और वहाँ के जहाँ मैं रहती हूँ नेदरलैंड्स, वहाँ के तो डे केयर हैं भी बहुत अच्छे, पर मैं सेटल नहीं हो पाई। मुझे लगता था कि जैसे मेरा कोई अंग काट कर ले गया है कोई, जैसे मैं ऑफिस जाती थी और मैं वेट करती रहती थी, ध्यान वहीं रहता था। मैं घड़ी देख रही हूँ कि 5 बजेंगे और मैं जाऊंगी। मैं बाथरूम में जा रही हूँ तो मैं उसी के वीडियोस देख रही हूँ। तो एक बार ऐसा हुआ भी था कि मैं फोन पर उसका वीडियो देख रही हूँ और वो क्या क्या कर रहा है फोन पर, और बाहर के लोग सुनकर हंस रहे हैं। मतलब वो आपको वीडियो सेंड करते थे उनकी? हाँ, नहीं, जो मैं भी रिकॉर्ड, हाँ वो भी भेजते थे और मैं भी रिकॉर्ड पहले करके, और मुझे याद आती थी तो मैं देख रही हूँ उसका वीडियो। बाहर के लोग खड़े हंस रहे हैं कि ये हो क्या रहा है बाथरूम के अंदर। तो वो भी हुआ था। तो तब मेरे मन में बहुत वो हुआ कि ना तो मेरे में हिम्मत भी नहीं थी काम करने की भी और उसको संभालने की। हिम्मत से ज़्यादा मेरे में चाह ही नहीं थी कि मुझे यही करना है, बस यही करने के लिए मेरा जन्म हुआ है, मुझे यही करना है। तब मुझे ऐसा लगा कि मुझे उसके साथ और रहना है। मतलब उस टाइम आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था, ना ही जॉब, ना ही करियर, ना ही हस्बैंड। उस टाइम सिर्फ आपका बेबी था कि मुझे बस इसकी देखभाल करनी है और इसके साथ अपना टाइम स्पेंड करना है। वाव, मतलब सीरियसली वाव। एक चीज़ और पूछनी है कि बुक लिखने के लिए कहीं ना कहीं से हमें कोई ना कोई प्रेरणा मिलती है, तो आपकी ये प्रेरणा आपका बेबी था या कुछ और आपने सोचा कि चलो अब ये लिखते हैं बुक? बहुत से टॉपिक्स हो सकते थे लिखने के लिए, तो आपने यही बुक क्यों लिखी, इसी टॉपिक के ऊपर क्यों लिखी? नहीं, मैंने कुछ 2-3 साल पहले एक और बुक लिखनी शुरू की थी, जो कि मैंने एक तरह की कहानी जैसे लिखी थी। एक 8 साल की लड़की पर आधारित, जो कि 1980 में बड़ी हो रही है इंडिया में, और जो भी उसके आसपास चीज़ें चल रही हैं उनको वो कैसे देख रही है। वो मैंने आधी लिखी और फिर मैं बिज़ी हो गई जॉब वॉब में, तो मैंने वो छोड़ दी। फिर जब ये मेरा बेबी हुआ तो मैंने फिर से लिखना शुरू किया काफ़ी रेगुलरली। पर मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं इस पे बुक लिखूंगी। मैं ऐसे ही लिखती जाती थी, छोटे छोटे आर्टिकल अपने फ्रेंड से शेयर करती जाती थी। तो फिर मेरी फ्रेंड्स ने भी बोला एक ने कि तुम इसको बुक क्यों नहीं बनाती हो, ये तो बहुत अच्छी बुक बन सकती है। तो मैंने सोचा चलो कोशिश करते हैं। तो मैंने वो आर्टिकल लिखने बंद कर दिए और मैंने शेयर करने बंद कर दिए, और फिर मैं लिखती गई। मुझे नहीं बिल्कुल भी ऐसा अंदाज़ा था कि मेरे पास इतना कुछ होगा लिखने के लिए कि क्या लिख सकते हो तुम माँ बच्चे के लिए। तो पर जैसा मैं लिखती गई इतना कुछ था मेरे मन में, मैं लिखती गई और वो बनता गया और मुझे और भी उत्साह इससे भी मिलता गया कि जितने भी आसपास के पेरेंट्स मदर से मैं बात करती थी, उनकी कहानी और मेरी कहानी बिल्कुल सेम थी। तो जब भी मैं कुछ लिखती थी वो बोलते थे कि मैंने उनकी कहानी लिख दी है कि कैसे वो रिलेट कर पा रही थी। तो मुझे लगा कि हाँ, ये तो लिखना चाहिए, और मैं लिखती गई और मुझे बहुत आनंद आ रहा था लिखने में। मैंने ये कभी नहीं सोचा कि मैं इसको किताब बनाऊंगी किसी दिन। वो बन गई किताब क्योंकि मैंने इतना लिख लिया था, और फिर मैंने उसको कंपाइल करके पूरा प्रूफ रीड सब कुछ करके पब्लिशर्स को भेजा। तो फिर उन्होंने सिलेक्ट करी और छापी। पर मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये किताब बन जाएगी।
वाह, और बन गई है, और सच में बहुत अच्छी किताब है ये आपकी। तो मैं जानना चाहूँगा कि आपके हस्बैंड जिन्होंने इस पूरे आपका जो 3 साल का 3.5 साल का जो रहा सफ़र, तो उस सफ़र में उन्होंने आपके साथ बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई, तो क्या उन्होंने बुक में भी हेल्प की? बुक लिखते टाइम उन्होंने कुछ एक्सपीरियंस शेयर किए या आपको गाइड किया, तो उनका समर्थन कहाँ तक था आपके साथ? उनका समर्थन बहुत बड़ा था इस पॉइंट पे कि जब मैं लिखती थी तो वो बच्चे को संभाल लेते थे। ओके, तो आपको तो मुझे टाइम चाहिए था ना लिखने करे। का। वैसे ज़्यादातर तो मैं रात को लिखती थी, क्योंकि मैंने फिर करीब 1.5-2 साल का जब हुआ तो मैंने जॉब भी ज्वाइन कर ली। तो मैं थोड़ा सा जॉब के साथ भी रात को लिखती थी। ज़्यादातर मैं रात को लिखती थी, जब वो सो जाता था, सब सो जाते थे, तो देर रात तक लिखती थी। और या फिर सैटरडे संडे जब हस्बैंड भी घर होते हैं तो वो उसको कहीं बाहर ले जाएं, तो मैं बोलती थी कि मैं नहीं आऊँगी, आप ले जाओ इसको घुमाने के लिए, ताकि मैं बैठकर लिख सकूं। तो उसमें बहुत हेल्प करी। हाँ, सच में, फिर तो हैट्स ऑफ। हाँ। एक और चीज़ कि आपने लिखना, आपको अभी मतलब जब आपने कहा कि आपने आधी बुक लिखी थी एक, उसके बाद आपने ये पूरी बुक लिखी, तो तब से आपको लिखने की आदत पड़ी, किसी ने बोला, या आपको बचपन से ही लिखने का शौक़ रहा है? मुझे बचपन से ही लिखने का शौक़ रहा है। मैं लिखती जैसे अपनी डायरी लिखते हो वो सब तो मैं लिखती ही थी, पर मैं कॉलेज स्कूल के मैगज़ीन्स के लिए आर्टिकल्स लिखती थी। फिर मैं एडिटर भी बन गई थी अपने कॉलेज की मैगज़ीन की, तो तब बहुत लिखती थी। तो डिफरेंट तरह की चीज़ें, मैंने पोइट्री भी लिखी है थोड़ी बहुत, और आर्टिकल्स लिखे हैं, सोशल कॉजेज़ पर आर्टिकल्स इस तरह के लिखे हैं। और फिर मैं उनको पब्लिश करने लग गई, मैंने ब्लॉग पे लिखने लग गई, और मैंने कुछ मैगज़ीन्स को भेजा, कुछ वहाँ भी छपे, कुछ और वेबसाइट्स पे छपे। तो फिर करते करते बस मैंने कभी छोड़ा नहीं ये कि मैं लिखती ही रही, चाहे 1 लाइन लिखूं चाहे 2 लाइन लिखूं, तो मैं लिखती गई। पर अब फिर मैंने एक और किताब इससे पहले लिखी, जो कि मैंने एज को ऑथर लिखी है। तो वो मैं नेदरलैंड्स में रहती हूँ, और वहाँ पर जितने भी लोग जो भी मेन राइटर्स हैं वहाँ के, उन्होंने मिलकर एक एक कहानी लिखी है, तो वो एक कलेक्शन सी बनी है। तो मेरी उसमें एक कहानी है, उसका नाम है डच्ड अप। वो है एक्सपीरियंस नेदरलैंड्स में रहने का। कोई बाहर से आ रहा है तो उसके क्या एक्सपीरियंस है वहाँ रहने के, तो वो भी एक मजाकिया कहानी ही है, मेरी कहानी पर ही आधारित है। तो उस पर मैंने लिखा, और वो भी जो बुक बनी और वो भी काफ़ी प्रचलित हुई। जो वॉल स्ट्रीट जर्नल न्यूज़पेपर है उसमें वो 2015 की टॉप किताबों में आई, उन्होंने पब्लिश करी वो। तो वहाँ पर तो उससे भी काफ़ी हौसला अफजाई हुई, और फिर मैंने ये मेरी पहली पूरी किताब जो कि मेरी खुद की, वो पहली है। एक और चीज़ आपने जैसे कि इस बुक में मेंशन किया है माँ और बच्चे के प्यार के बारे में, एक और चीज़ मैं जानना ये चाहता हूँ कि हमारे यहाँ, मतलब आप नेदरलैंड में रहती हैं, आप हैं यहीं की, पर हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने एक मुहिम चलाई है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्योंकि ये एक महिला से संबंधित किताब है। तो उसी से संबंधित मैं जानना चाहूँगा कि आपको क्या लगता है, जो आज के टाइम में इंडिया में ऐसी बहुत सी जगहें हैं जहाँ पे आज भी बेटियों को समझा जाता है कि वो घर की 4 दीवारी में ही रह सकती हैं, उनको अधिकार नहीं है बाहर जाने का। क्योंकि आप एक वर्किंग वूमेन हैं, तो आप जानती हैं, क्योंकि आप उस ऊंचाई पे पहुंची हैं, कि एक महिला को क्या सच में घर में ही रहना चाहिए, या उसको अधिकार है पूरा बाहर जाने का, उसको अपनी ज़िंदगी जीने का, वो जो चाहती है वो करने का? तो इसके बारे में कुछ आप बताइए। हाँ, तो ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, क्योंकि इस टॉपिक पर मैंने अभी हाल ही में एक आर्टिकल लिखा था, जो कि विमेंस वेब, एक विमेन का ही प्लेटफॉर्म है, उस पर पब्लिश हुआ था। उसका टाइटल था आई एम। तो उसमें ये था कि मैं एक बचपन से मैं पैदा हो रही हूँ, मैं एक लड़की हूँ, मुझे कह दिया जाता है कि ये लड़की है, ये ऐसे नहीं बैठेगी, ये नहीं करेगी, ये नहीं करेगी, ये स्कूल में जाएगी तो सर पे दुपट्टा लेकर जाएगी, ऐसे इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं। पर लोग ये भूल जाते हैं, ये लेबल्स लगाते जाते हैं कि अब ये लड़की है, अब ये टीनेजर हो गई है, अब ये मैच्योर हो गई है। अब ये भूल जाते हैं कि उस सब लेबल्स के पीछे वो एक इंसान है, वो एक इंडिविजुअल है। तो मतलब औरत होने से पहले वो एक ह्यूमन है, एक ह्यूमन है, उसको भी राइट है जैसे सबको है। तो ये लोग सब भूल जाते हैं, उसको उसी नज़र से देखने लग जाते हैं कि क्योंकि ये एक वुमेन है, उस कैटेगरी में इसको स्लॉट कर दिया जाए कि, और ये सारे नियम बना दिए जाएं इसके आसपास। पर कोई ये नहीं देखता कि वो क्या, कि उसके मन में क्या है, क्या सोच रहा है। तो ये सारे जो लेबल्स हैं, ये एक तरह के
मैंने उस आर्टिकल में भी लिखा कि ये क्लाउड्स बादल की तरह हैं, पर उसके पीछे छुपा जो आकाश है इतना बड़ा, वो उसकी खुद की पर्सनालिटी, इंडिविजुअलिटी है। तो उसको कभी भी टार्निश नहीं करना चाहिए, उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए कि वो खुद क्या चाहती है, क्या करना चाहती है। तो हमारे मतलब मुझे काफ़ी मैं लकी हूँ कि मेरे पेरेंट्स ने ऐसा नहीं सोचा किया है, आपको इस मुकाम तक जाने के लिए पढ़ाया लिखाया और आप पहुंची भी हैं। एक और चीज़ ये बताइए कि अगर आप जैसे राइटिंग में आपको इंटरेस्ट है, तो अगर कोई और चाहता है राइटिंग करना और वो चाहे कि उसकी बुक पब्लिश हो, तो शॉर्ट में बताइए कि वो किस तरीके से, क्या उसको सिर्फ लिखते रहना चाहिए, वो किस तरीके से अपनी लिखने की जो उसकी कला है उसे और निखार सकता है? एक तो पढ़ना बहुत ज़रूरी है लिखने के लिए, पढ़ना बहुत क्योंकि ज़रूरी है। मैंने कुछ ऑथर से आजकल बात की है, वो पढ़ते नहीं हैं, सिर्फ लिखते हैं। तो ये वैसा हो गया जैसे कि तुम टेनिस खेलना चाहते हो मगर टेनिस मैच देखते नहीं हो, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो पढ़ते रहना बहुत ज़रूरी है। कुछ अच्छा पढ़िए, कुछ भी पढ़ें, या जिस टॉपिक पे आप लिखना चाहते हैं उस बारे में तो पढ़ें ही बिल्कुल, कि हो क्या रहा है मार्केट में। और सिर्फ मार्केट जानने के लिए नहीं, वैसे भी आप पढ़ते हो तो आप में ऐड बहुत हो रहा है और आप में आप सीख बहुत रहे हैं, तो वो है। और दूसरा कि लिखते रहिए बिना किसी ये सोचे कि आपकी किताब कब पब्लिश होगी, ये मत सोचते रहिए, हमेशा बस लिखते रहिए अपनी खुशी के लिए। थैंक यू सो मच शिवांगी जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने इतनी इंपॉर्टेंट अपनी बुक के बारे में जानकारी दी और अपने पर्सनल अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किए। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है स्टूडियो में आने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।